फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वापस आए हैं करने कौन सा सेकंड पार्ट। वीडियो का टाइटल है डार्क इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री नॉट टॉट टू यू इन स्कूल। तो अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो आप जरूर देख लेना, उसके आगे कंटिन्यूएशन में ये अब सेकंड पार्ट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका उन्होंने फिर पूरा एडवांटेज लिया और ये ऊपर आ गए। सर, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो रिलीजन बेस्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पहले अप्लाई नहीं हुई करी जाती थी, ये बाद में अप्लाई करते गए ब्रिटिशर्स, क्योंकि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे मुस्लिम भाई भी थे हमारे, जैसे खान अब्दुल गफर खान, फिर और कौन थे? आई कैन थिंक ऑफ खान अब्दुल गफर खान, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी पेट्रियोटिक इंडियन, जी, बहुत पेट्रियोटिक आदमी थे। और मतलब अगर आप 1857 के रिवोल्ट को भी स्टडी करें तो हिंदू मुस्लिम साथ में एसेंशियली लड़े थे इन अ सेंस। और हमारे हिस्ट्री बुक्स में आज हमें क्या सिखाया जाता है? आज हमें स्ट्रगल हिस्ट्री बुक्स में बोलते हैं कि नॉन वायलेंस से हमें पीस मिला। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब भारत में कुछ बचा ही नहीं था और वहाँ ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन टूट चुका था, तब वो चले गए। फिर भी वो तोड़ के चले गए क्योंकि उनके और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अभी भी थे इस रीजन में। सो दे डिड नॉट वांट अ स्ट्रांग इंडिया। ये बाद की बात है। आई थिंक एक और चीज़ कहनी चाहिए सर पॉडकास्ट पे कि जो जिन चीज़ों को हम हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ते हैं, एसएससी में, आईसीएसई में, सीबीएसई में, आपको ये जानना चाहिए कि शायद वो 100% ट्रूथ नहीं है। शायद सच नहीं है, डेफिनेटली, शायद, डेफिनेटली, मे बी। ओके, अभी कहिए सर। फिर क्या होता है कि दो इम्पोर्टेंट व्यक्तियों का जन्म होता है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। दोनों गुजराती। आई थिंक सब गेस कर सकते हैं कौन है। एक तो मोहनदास गांधी जी और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना जी। इन दोनों का जन्म होता है और ये दोनों इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। दोनों लॉयर्स बनते हैं। फिर दोनों के पाथ डाइवर्ज होते हैं। मिस्टर जिन्ना एक बहुत ही नेशनलिस्टिक इंडिविजुअल थे, इंडियन नेशनलिस्ट, और एक सेक्युलर व्यक्ति थे। ये एंग्लोफाइल ज़रूर थे। ही लव्ड इंग्लैंड, इंग्लिश कल्चर, ऑल दैट। उनकी प्रथम भाषा इंग्लिश ही थी, गुजराती नहीं थी या कुछ और नहीं थी, राइट। लेकिन ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट। वो फ्रीडम चाहते थे भारत के लिए और वो सेक्युलरिज्म के प्रोपोनेंट थे। वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे मिस्टर जिन्ना। मिस्टर गांधी का पाथ अलग है। मिस्टर गांधी अपना लॉ का स्टडी करने के बाद फिर भारत आते हैं। भारत से साउथ अफ्रीका जाते हैं और साउथ अफ्रीका में 25 वर्ष अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक, वहाँ रहते हैं और कुछ तो करते हैं वहाँ पे। पता नहीं क्या करते हैं। आई थिंक लॉ प्रैक्टिस करते थे ऑफिशियली, लेकिन उनका बहुत बड़ा फार्म था, टॉल्स्टॉय फार्म, और पता नहीं क्या क्या फार्म था। और ये एक्टिविस्ट बन गए फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियन पीपल इन साउथ अफ्रीका, राइट। और उन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स लिखे वहाँ पे, जर्नल आर्टिकल्स, मैगजीन आर्टिकल्स, लेटर्स एंड ऑप एड्स एंड व्हाट नॉट। तो उनका बहुत कोपियस लिटरेचर उस समय का अभी भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, बहुत पढ़ने को अवेलेबल है, राइट। तो उनके उस समय के एटीट्यूड्स क्या थे हमें दिखते हैं। ही वॉज वेरी मच प्रो एम्पायर। साउथ अफ्रीका में एक बोअर वॉर हुआ था जो डच कॉलोनियल सेटलर्स और ब्रिटिश के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें ब्रिटिश जीता था। मोहनदास गांधी, मिस्टर गांधी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनको मिलिट्री रैंक मिला था सार्जेंट मेजर का, एंड ही पार्टिसिपेटेड इन द बोअर वॉर। उन्होंने बेग किया ब्रिटिश को। उनका ऑफिशियल राइटिंग है आई एम बेगिंग, ऐसा मे बी उस समय ऐसा लिखते थे इन ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। तो उन्होंने कहा कि आई एम बेगिंग, प्लीज अलाउ अस टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ द एम्पायर। हम फाइट करना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू टेक अप आर्म्स। लेकिन ये उनका रिक्वेस्ट जो था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर उनको रोल दिया गया कि यू ड्राइव एम्बुलेंसेस, आप एम्बुलेंसेस ड्राइव कीजिए एंड फेरी द सोल्जर्स टू हु आर वुंडेड फ्रॉम द बैटलफील्ड टू द हॉस्पिटल, राइट। तो मिस्टर गांधी ने ये रोल किया और उनको ऑफिशियल मिलिट्री टाइटल मिला, सार्जेंट मेजर मोहनदास गांधी। तो उन्होंने बहुत सर्व किया ब्रिटिश एम्पायर को, और उन्होंने लिखा है ऑफिशियली कि आई बिलीव दैट द वाइट रेस, द यूरोपियन रेस शुड बी द प्रीडोमिनेटिंग रेस एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत कुछ। तो 25 वर्ष ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, you can find it online in his own writing. Okay, very surprising but it's true. Okay. तो 25 वर्ष उन्होंने वहां पर स्ट्रगल किया। किस प्रकार का स्ट्रगल था वी हैव टू एग्जामिन फर्दर। लेकिन 25 वर्ष के बाद क्या होता है कि अचानक से ही कम्स बैक टू इंडिया।
और भारत में आते ही सरप्राइजिंगली मिस्टर गांधी एक सुपरस्टार बन जाते हैं। सारे के सारे वहाँ पे पॉलिटिकल non-violent द्वार movement उनके लिए किया खुल था। जाते हैं एंड ही बिकम्स एसेंशियली द नंबर वन इन द कांग्रेस पार्टी ओवरनाइट। जैसे कि पैराशूट लेकर आ गए और अचानक से राजा बन गए। तो ये स्टेटस अचानक से इंजीनियर हो गया मिस्टर गांधी का। और उस समय मिस्टर जिन्ना कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर थे और उन्होंने बहुत काम किया था कांग्रेस पार्टी के लिए और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, और अचानक से वो साइडलाइन हो गए। मिस्टर जिन्ना गॉट साइडलाइंड और उसकी वजह से वो बहुत दुखी हुए मिस्टर जिन्ना। उस समय मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था इन दैट टाइम पीरियड, जिसको उन्होंने ओपोज किया। मिस्टर जिन्ना ओपोज द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग क्योंकि वो खुद सेक्युलर थे। वो खुद सेक्युलर थे। कैन यू बिलीव इट? ही ओपोज द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग विच ही वुड लेटर बिकम अ मेंबर ऑफ। तो ये मिस्टर जिन्ना का था। फिर गांधी जी आ गए भारत में इतना और मिस्टर अनहैप्पी जिन्ना हो साइडलाइन हो गए गए। चीजें देख फिर वो के। 10 वर्ष तक मिस्टर जिन्ना यूके चले गए, इंग्लैंड, एंड ही वाज आउट ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत डिप्रेस्ड थे वो, दुखी थे। और मिस्टर गांधी बिल्कुल फ्रीडम स्ट्रगल के फोर फ्रंट पर आ गए। खिलाफत मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया, द कैलिफेट मूवमेंट, टू कीप द कैलिफेट कंटिन्यूइंग इन टर्की। टर्की में क्या हो रहा था खिलाफत तो बोलती थी। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा कंट्री को वेस्टर्न पावर्स ने कब्जा कर लिया था, उसको एसेंशियली डिवाइड एंड फ्रेगमेंट कर दिया। फिर जो टर्की का जो महान जनरल था मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क, उसने टर्किश इंडिपेंडेंस वॉर शुरू किया और उसने जो कैलिफेट का जो इंस्टीट्यूशन था, खिलाफा व्हाटएवर इट्स कॉल्ड इन अरबिक टर्म है, उसको ही अनाउंस के वो अबॉलिश करना चाहता है उसको। जो टर्किश जो सुल्तान होता है वो कलीफ भी होता है और वो होता था उस समय। सो द लास्ट कलीफ वाज अब्दुल हमीद। तो इवेंचुअली मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क ने उसको हटा दिया और जो कैलिफेट का जो इंस्टीट्यूशन है उसको अबॉलिश कर दिया। क्या होता है कैलिफेट? द कैलिफेट जो है उसका जो टाइटुलर हेड है वो कलीफ है, एंड द कैलिफ इज द सुप्रीम रूलर ऑफ ऑल द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, राइट। तो जो ऑटोमन एम्पर जो होता था वो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड से कलीफ होता था सभी मुस्लिम लोगों का। तो मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क ने इस इंस्टीट्यूशन का अबॉलिश कर दिया। तो इसके विरोध में भारत में जो कुछ लोग थे मुस्लिम लोग, उन्होंने एक एजिटेशन शुरू किया। ये एक ऑब्सक्योर एजिटेशन था, लेकिन फॉर सम रीजन मिस्टर गांधी इसको सपोर्ट किया। तो फिर ये नेशन वाइड मूवमेंट हो गया और इस चीज़ को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला एंड इट बिकेम अ होल सेपरेट पॉलिटिकल मूवमेंट। तो ये खिलाफत मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट। अब हम खिलाफ ऐसा बोलेंगे हिंदी में, उर्दू में, तो इट लुक्स लाइक विरोध, राइट? हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके विरोध में हैं। तो सब लोग को ऐसा लगता था कि ये ब्रिटिश के विरोध में हम कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, इसको खिलाफत मूवमेंट कर रहे हैं। एक मिनट सर, मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि दोनों गांधी जी के और जिन्ना जी के इंटेंशंस और मोटिवेशंस क्या थे एज मेन, अकॉर्डिंग टू यू? जितनी भी हिस्ट्री आपने पढ़ी है, जितनी भी किताबें आपने पढ़ी है, इन दोनों के इंटेंशंस और मोटिवेशंस क्या थे? ये बड़ा डेंजरस प्रश्न पूछा है आपने मुझे। अगर आप जिन्ना के दो स्वरूप हैं मिस्टर जिन्ना के, एक है यंग जिन्ना, एक है लेटर जिन्ना। अगर यंग जिन्ना लेटर जिन्ना से मिलते तो बड़े दुखी होते। यंग जिन्ना वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद लेटर जिन्ना, ओल्डर जिन्ना, क्योंकि जो ओल्डर जिन्ना थे उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को बैकस्टैब कर दिया। जो ओरिजिनल उनका जो प्रिंसिपल था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड अ यूनिफाइड इंडिया, एंड ही वर्कड फॉर दैट फॉर डेकेड्स, फॉर मेनी, बहुत वर्षों तक उन्होंने इसके लिए काम किया था, एज अ बैरिस्टर, एज अ लॉयर, एज अ कांग्रेस पार्टी मेंबर, एज अ फ्रीडम फाइटर। लेकिन गांधी जी के इमरजेंस के बाद वो मार्जिनलाइज हो गए और फिर उन्होंने पूरा अपना पॉलिटिकल यूटर्न किया एंड ही बिकेम अ सेपरेटिस्ट। तो जिन्ना के ओरिजिनल इंटेंशंस अच्छे थे, लेकिन फिर वो उनका जो ये सब हाल हुआ तो ही बिकेम एन अपॉर्चुनिस्ट एंड ही बिकेम एन एंटी नेशनल एसेंशियली। अपने ही देश के खिलाफ वो खड़ा, इंडिया नहीं, भारत है, भारतवर्ष के खिलाफ। गलत जेलसी में गलत रास्ता। मिस्टर गांधी बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है। ही वॉज बॉर्न इन टू प्रॉस्पेरिटी। उनके जो पिताजी थे वो दीवान थे एक जामनगर स्टेट के, शायद, नॉट श्योर, आई थिंक वन ऑफ दोज प्रिंसली स्टेट्स इन सौराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न गुजरात। तो उनके पिताजी बड़े पावरफुल थे और बड़े वेल्दी थे। दैट इज सम बैकग्राउंड अबाउट हिम। फिर वो इंग्लैंड चले गए और फिर वो साउथ अफ्रीका गए। एसेंशियली उन्होंने 25 वर्ष साउथ अफ्रीका में डेमोन्स्ट्रेट किया कि आई एम वर्दी एंड कैपेबल ऑफ सर्विंग द ब्रिटिश एम्पायर।
मैं अनफॉर्चुनेटली ये कह रहा हूँ कि ही वॉज अ ब्रिटिश एजेंट। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत लोग इससे दुखी होंगे, बट दैट इज माई असेसमेंट ऑफ मिस्टर गांधी। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे स्कूल के हिस्ट्री बुक्स की वजह से हमें गांधी जी के बारे में और जिन्ना जी के बारे में पता चलता है, दोनों इंडिया और पाकिस्तान में। इंडियन हिस्ट्री बुक्स में जिन्ना साहब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया, नहीं, बहुत कम लिखा गया। बहुत कम। एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान के हिस्ट्री बुक्स में गांधी जी के बारे में इतना कुछ नहीं लिखा गया। कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली मैंने देखा है कि अगर आप पाकिस्तानी हिस्टोरियंस को देखेंगे या पॉलिटिशियंस को देखेंगे, दे डोंट हेट मिस्टर गांधी। अच्छा। ये बड़ी अजीब चीज़ है कि जिन्ना और गांधी अलग अलग कैंप्स में थे, बट द पाकिस्तानीज ओवरऑल ये गांधी जी से घृणा नहीं करते हैं। ये बड़ी अजीब चीज़ देखी है मैंने। इसका कारण क्या हो सकता है? आई वंडर। ये भी कोई अजीब आप देख लीजिए कभी भी किसी पैनल डिस्कशन में, अगर कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट है वो कभी बुरा नहीं बोलेंगे मिस्टर गांधी के बारे में। हमने तो कभी सुना ही नहीं गांधी। एक साइड नोट में ये कहना चाहूँगा कि मेरे दुबई ट्रिप में और लाइफ में जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन मिले, बहुत प्योर होते, बहुत वार्म होते, एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस। मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं यूएस में रहा हूँ, वहाँ पर भी मुझे बहुत पाकिस्तानी मिले, नेवर एनी बैड एक्सपीरियंस। एज इंडिविजुअल्स हम एक ही लोग हैं, हमारा डीएनए एक ही है, बस कुछ चीजें अलग है। वो पॉलिटिकल क्लास ने एक्सप्लोर की है उन चीजों को, डिवाइड एंड रूल के थ्रू और डेफिनेटली टेक्स्ट बुक्स के थ्रू। जो चीज़ें आप स्कूल में सीखते हो, आई स्ट्रांगली फील कि वो सच नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको सच जानना है, आपको दोनों साइड से चीज़ों को देखना चाहिए। किसी भी इंसान को वाइट वॉश मत कीजिए, ये मत मानिए कि ये इंसान ना बिल्कुल संत है। जो इंसान सच में संत होता है वो मंक बन जाते हैं, वो फ़कीर बन जाते हैं, दे रिनाउंस द वर्ल्ड। वो इंसान सच में वाइट वॉश्ड होते हैं। पर जो भी इंसान पब्लिक आई में होते हैं, जो भी इंसान मीडिया में होते हैं, एनी फॉर्म, हमेशा ग्रे होते हैं। कुछ चीज़ें छिपाई जाती है पब्लिक से, और इन्हीं सच्चाइयों के बारे में आप सिर्फ पॉडकास्ट के थ्रू जान सकते हो, क्योंकि इन चीज़ों पर मूवीज़ नहीं बनेगी, ये चीज़ें आपको न्यूज़ पर नहीं दिखाई देगी। पर अगर आप हिस्टोरियंस के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी वेल रेड इंसान के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तब आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो मैं आपको दोनों साइड्स के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, ग्रे चीज़ों के बारे में पूछना चाहूँगा सर। हमारी हिस्ट्री बुक्स हमें डेफिनेटली झूठ कहती हैं, तो आपके अकॉर्डिंग अभी सच के बारे में बताइए, फिर क्या हुआ 1920s में, क्या होने लगा? तो 1920s में बहुत सारे ये रिलीजियस फ्रैगमेंटेशन हुआ, पोलराइजेशन हुआ धीरे धीरे, मोपला जेनोसाइड हुआ साउथ इंडिया में, मलबार में, केरला में, और बहुत सारे अलग चीज़ें हुई ऐसी विच वर ऑल पोलराइजिंग। और ये सब इट केम टू अ हेड इन द 1930s, जब पाकिस्तान मूवमेंट का ऑफिशियल ये नारा लगने लगा भारत के अंदर। और मिस्टर गांधी हमेशा कहते थे कि पार्टीशन को मैं नहीं होने दूंगा, ओवर माई डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी। लेकिन शब्दों से क्या होता है? आप कुछ एक्शन तो लीजिए। कुछ किया उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने इसको स्टॉप करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर व्यूअर्स को दुख होता है मैं जो कहता हूँ उसे, मैं कहूँगा कि सारा का सारा मिस्टर गांधी का राइटिंग्स ऑनलाइन अवेलेबल है। एवरीथिंग, सब कुछ ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। आप स्वयं पढ़ लीजिए। आपको जो मिस्टर गांधी के जो व्यूज़ थे और उनके जो ओपिनियंस थे, उनके राइटिंग्स सबके सारे के सारे ब्लैक एंड व्हाइट में उपलब्ध है। तो ब्रिटिश लोग ने इन सब अलग अलग फैक्शंस को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा किया, और फिर जब ज़रूरत पड़ती थी तब कांग्रेस पार्टी के जो मेन लीडर्स थे उनको एक वेकेशन पे भेजते थे इन जेल्स, 5-star जेल्स, और फिर सिचुएशन को थोड़ा डिटीरियोरेट होने देते थे, कम्युनल राइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये सब चल रहा था, एंड देयर वाज अ डेफिनेट पुश टुवर्ड्स द पाकिस्तान मूवमेंट। अभी वेस्टर्न इंडिया में, पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में, पश्तूनिस्तान जैसे कहते हैं, वहाँ पर एक और मूवमेंट चल रही थी, खुदाई खिदमतगार। उनके जो लीडर थे वो खान अब्दुल गफार खान थे। ही वॉज अ गांधीयन। वो दिल से मिस्टर गांधी की फिलॉसफी को मानते थे। वो सोचते थे कि हमें नॉन वायलेंट होना है और हम कभी भी भारत का बंटवारा नहीं होने देंगे। तो मिस्टर खान अब्दुल गफार खान वॉज अ ट्रू पेट्रियट। उन्होंने पश्तून लोगों को मोबिलाइज किया। पश्तून को आज हम किस रूप में देखते हैं? तालिबान, मुजाहिदीन। मिस्टर खान अब्दुल गफार खान ने पश्तूनों को एज अ पीसफुल नॉन वायलेंट ग्रुप के तरह मोबिलाइज किया, और उन्होंने सत्याग्रह किए इस रीजन में।
और ही अलाइड विद मिस्टर गांधी, नॉट विद मिस्टर जिन्ना, क्योंकि मिस्टर खान अब्दुल गफ्फार खान एक यूनिफाइड भारत चाहते थे, पॉसिबली भारत अफगानिस्तान का भी यूनिटी चाहते थे वो, क्योंकि वो एक्चुअली अफगान थे, पश्तून थे। लेकिन इवेंचुअली उनका बिट्रेयल हो गया। ही वांटेड यूनिफाइड इंडिया, लेकिन एट द लास्ट मिनट पार्टीशन का ग्रीन लाइट मिल गया फ्रॉम मिस्टर गांधी, फ्रॉम मिस्टर नेहरू, फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। और श्री गफ्फार खान का लास्ट सेंटेंस था टू मिस्टर गांधी दैट यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स, क्योंकि फिर उनके जो पश्तून लोग थे दे बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका टेरिटरी बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और एंड बिल्कुल मिस्टर ठीक गफ्फार बोला। खान ही आज के स्पेंट जमाने में देखो द मेजॉरिटी क्या हाल हो गया। ऑफ हिज लास्ट ईयर्स इन हाउस अरेस्ट इन पाकिस्तानी टेरिटरी। और जब उनकी मृत्यु हुई तब उनको दफनाया गया अफगानिस्तान में, आई थिंक जलालाबाद में। सो ही वॉज अ मैन हु स्पैन्ड 3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ही वॉज अ ट्रू इंडियन एंड अ ट्रू नेशनलिस्ट, ट्रू पेट्रियट। तो मिस्टर जिन्ना, उनके ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे थे शुरुआत में, लेकिन फिर उन्होंने यू टर्न कर दिया एंड ही बिकेम अ ट्रेटर टू हिज ओन कंट्री। फिर एक इंटरेस्टिंग एपिसोड आता है 1946 में। अभी 1946 में क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया था, और बहुत सारे भारतीय सोल्जर्स ने यूरोप में, अफ्रीका में, अलग अलग जगहों में ब्रिटेन के लिए इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। बहुत भारतीय लोग मर गए सोल्जर्स, लेकिन सबसे ब्रेव, सबसे शूरवीर भारतीय सोल्जर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा फाइटिंग एलाइज की तरफ से भारतीय सोल्जर्स ने किया था। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंडियन सोल्जर्स की एलाइज जीत सके थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद ये पूरा जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी था, उसके सारे सोल्जर्स को वापस भारत भेजा और धीरे धीरे उनको डीमोबिलाइज करना था। तो नाउ दे वर अनऑक्यूपाइड, वो फ्री थे, उनको कुछ काम, कुछ ड्यूटीज़ नहीं थे उनके। तो क्या हुआ कि जो भारतीय नेवी थी, बहुत बड़ी नेवी थी, कुछ 70-80 शिप्स थे उसके, वॉर शिप्स, बैटल शिप्स, ये सिंगापुर से लेकर पर्शियन गल्फ तक और हाँ, इस पूरे रीजन में फैले हुए थे। अभी जो डीमोबिलाइज हो रहे थे सोल्जर्स बॉम्बे में, उस समय बॉम्बे कहते थे, मुंबई नहीं कहते थे। तो जो सोल्जर्स डीमोबिलाइज हो रहे थे, उनके अगेंस्ट जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया, बहुत रेसिज्म किया। तो इन सोल्जर्स ने रेबेलियन शुरू कर दिया, नेवल सोल्जर्स ने, नेवल सेलर्स ने, और उन्होंने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को कैप्चर कर लिया और ये सब न्यूज़ फैला दिया पूरे ब्रिटिश इंडियन नेवी में कि हम रेबेलियन कर रहे हैं। तो ओवरनाइट सारे के सारे शिप्स रेबल हो गए, और अचानक से द एंटायर ब्रिटिश इंडियन नेवी was a rebel force, पायरेट्स बन गए। और फिर क्या हुआ कि जो सिविलियंस थे बॉम्बे में, कराची में, विशाखापट्टनम में, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। दे स्टॉप्ड ओबेइंग द ब्रिटिश ऑर्डर्स। राइट्स हो गए बॉम्बे में, और ब्रिटिश लोग ने पुलिस को बोला फायर करो, पुलिस ने फायर करने से मना किया। ये कब की बात है सर? 1946, ओके, अर्ली 1946 की बात है। फिर उनको आर्मी को लाना पड़ा, और फिर सिविलियंस पर फायरिंग हुई मुंबई में, कराची में, विशाखापट्टनम में। आप किसी भी हिस्टोरियन के बुक्स में ये देखेंगे नहीं, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे, ओके। फिर और राइटिंग हुआ, और प्रॉब्लम हो गया, और पूरा का पूरा इंडियन नेवी विद्रोह कर चुका था। 1-2 सिर्फ शिप्स थे जिनके कैप्टन अभी भी ब्रिटिश साइड पर थे। अब क्या हुआ कि जो इंडियन सेलर्स थे सारे शिप्स में, उन्होंने 3 झंडे लगाए। एक तो कांग्रेस पार्टी का झंडा था, एक मुस्लिम लीग का झंडा था, और तीसरी मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। 3 झंडे लगाए। तो अब क्या हुआ कि भारतीय पॉलिटिकल क्लास डर गया कि 1946 से हमारे को 1 आध वर्ष में सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस मिलने वाली है। अगर ये लोग विद्रोह करेंगे और ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ये न्यूज़ पहुंच जाएगा, तो आर्मी भी विद्रोह कर देगी, एंड देन ब्रिटिश रूल इज ओवरनाइट। 24 घंटे में ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा, क्योंकि द एंटायर बेसिस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज द मिलिट्री, जिसमें सब इंडियंस ही थे। जब तक मिलिट्री उनके कंट्रोल में थी, तब तक इंडिया उनके कंट्रोल में था। अभी नेवी विद्रोह कर चुकी थी, ये बात आर्मी को मालूम पड़ गई तो खत्म। और फिर कांग्रेस पार्टी गई, मुस्लिम लीग गई, सब गए। इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस थ्रू फोर्स, नॉट थ्रू पॉलिटिक्स। और इस कहानी की वजह से ब्रिटिश एम्पायर बहुत कमज़ोर दिखता है।
बहुत शायद उनकी खुद की ब्रांडिंग के लिए ये हिस्ट्री बुक से निकाला गया, क्योंकि हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में जो हमें सिखाया जाता है कि हाँ इंडियन सोल्जर्स फॉट इन वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर हैड देयर ओन प्रॉब्लम और फिर इंडिपेंडेंस मिल गई। ये बहुत हिस्ट्री इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारा वाइट वॉश कर दिया है। इस चैप्टर को बहुत वाइट वॉश करते हैं। इस चैप्टर को कहते क्या है? द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946। इसको म्यूटिनी कहते हैं या रिबेलियन कहते हैं, व्हाटएवर। तो क्या होता है कि अभी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स एसेंशियली मिस्टर गांधी डर गए, भाई ये तो नहीं होना चाहिए, हम तो वी बिलीव इन नॉन वायलेंस, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन इश्यू किया कि आप ये सब क्या कर रहे हो, यू कैन नॉट डू सच थिंग्स। मिस्टर जिन्ना ने भी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन इश्यू किया कि वी डू नॉट सपोर्ट दिस एट ऑल। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, उन्होंने सपोर्ट किया नेवल रेबेलियन को। फिर मिस्टर गांधी ने उनके जो हेंचमैन थे मिस्टर पटेल, सो मिस्टर गांधी यूज्ड मिस्टर पटेल एज द एनफोर्सर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम मिस्टर पटेल करते थे, सारा जो एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड ओबीडियंस मिस्टर पटेल करते थे। ही वाज द आयरन मैन एंड ही वाज मिस्टर गांधीज राइट हैंड मैन। तो मिस्टर गांधी ने मिस्टर पटेल को मुंबई भेजा इन सब विद्रोहियों से निगोशिएट करने के लिए। मिस्टर पटेल मुंबई आए, इन्होंने इनसे निगोशिएट किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी, आप अपने हथियार डाल दीजिए, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, यू विल बी गिवन ऑल योर राइट्स, फ्रीडम्स, एवरीथिंग। तो ये सब हताश हो गए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टी हमें सपोर्ट नहीं कर रही, कांग्रेस भी नहीं कर रही, महात्मा जी भी नहीं कर रहे, श्री जिन्ना भी नहीं कर रहे। तो ये हताश हो गए, डीमोरलाइज हो गए और उन्होंने हथियार डाल दिए। तो ये ब्रिटिश एम्पायर 1946 में बच गया। एज सून एज इन्होंने हथियार डाले, सबको कैदी कर दिया, सबका कोर्ट मार्शल हो गया, सबका पेंशन चला गया। आज उनका क्या हुआ है कुछ पता भी नहीं है। सो श्री पटेल ने जो उनको आश्वासन दिया था, प्रॉमिस दिया था, इमीडिएटली ब्रेक हो गया, इमीडिएटली, और ब्रिटिश एम्पायर बच गया। फिर श्री जिन्ना ने उसी साल में कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे शुरू कर दिया। मतलब इट वॉज अ होल स्केल मैसेकर ऑफ हिंदूज, देयर इज नो अदर वे ऑफ पुटिंग इट, इट वॉज अ होल स्केल मैसेकर ऑफ हिंदूज इन कोलकाता। इसका पर्पस क्या था? टू प्रेसिपिटेट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तब तक गांधी जी बोले थे नहीं हम नहीं करने देंगे, नहीं, हम नहीं चाहते। अब मिस्टर जिन्ना ने कहा कि अगर आप पार्टीशन अगर हमें पाकिस्तान नहीं देंगे तो हम सिविल वॉर करेंगे। और फिर गांधी जी ने ये सब देख के बोला कि हाँ ठीक है भाई, हो जाने दो पार्टीशन, पाकिस्तान हो जाने दो। सो दीज आर द रूट्स, द ओरिजिन्स ऑफ पार्टीशन। और ब्रिटिश भी ये चाहते थे कि एक यूनिफाइड भारत नहीं रहे। अगर आप ब्रिटिश एम्पायर को देखेंगे और उसका जो सक्सेसर स्टेट है अमेरिकन एम्पायर, ये हमेशा पार्टीशन करते हैं, जहाँ से भी निकलते हैं। कोरिया में देखिए क्या हुआ, नॉर्थ साउथ। इंडिया में देखिए 3-4 टुकड़े हो गए। आयरलैंड को देखिए, एक आयरलैंड है और एक नॉर्दर्न आयरलैंड है। नॉर्दर्न आयरलैंड आज भी ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में है, इट इज़ अंडर ब्रिटिश मिलिट्री ऑक्यूपेशन। ये हर जगह ऐसा करते हैं। अफ्रीका में देखिए मैप, स्ट्रेट लाइन्स हर जगह। क्या है ये? दे डोंट रिस्पेक्ट एथनिक बाउंड्रीज, कुछ भी नहीं। सो ये हमेशा ऐसे टुकड़े करते हैं देशों के और कल्चर्स के। पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, जब ये जिन्ना के बारे में बता रहे थे ना, जब मैंने शुरू में बताया कि बहुत ही उस टाइप थे, सेकुलरिज्म में बिलीव करते थे, और उसके बाद मैंने कहा यार अगर इतना ही था तो फिर पाकिस्तान की क्यों डिमांड कर दी। फिर जब आगे बताया कि जैसे गांधी जी आए तो उसके बाद वो यू टर्न हुआ, तो मैं समझ गई थी कि जेलसी। कई मूवीज आपने देखी है ना कि एक इंसान बहुत अच्छा होगा पर किसी की जेलसी की वजह से वो इतना ईविल हो जाता है, वो पूरा विलन बन जाता है और उसके बाद वो सारी गलत काम करता है। और एंड में दिखाते हैं कि उसके बाद जब उसको गोली लगती है कुछ मूवियों में, तो वो फिर अब तब माफी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है हाँ मैंने गलत करा, उस टाइप से। तो उससे यही मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कहा कि इसका मतलब बंदा जो था वो था उस टाइम ठीक, पर जब उसको कुछ ऐसा हुआ, उसको दिखा कि मेरी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, किसी और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, वो लाइमलाइट ले रहा है, तो उससे वो सहा नहीं गया। और उसके बाद उसने जो यू टर्न किया, वो ऐसा यू टर्न किया कि उसने कई क्राइम्स कर दिए। जैसे बता रहे हैं कि हिंदूज के इतना उन्होंने जो किया कलकत्ता, बिल्कुल कलकत्ता में, और साथ में कंट्री का बंटवारा कर दिया, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान के बीच में जो इतनी बड़ी रिफ्ट पैदा हो गई है। और अब पाकिस्तान का जो हालत है और जो उनकी सोच है रिलीजन बेस्ड, वो तो अभी भी सबको नजर आ ही रही है। राइट, नहीं अच्छा था। और कई बातें डेफिनेटली हिस्ट्री में नहीं है।
स्पेशली तो बोल रहे हैं रॉयल नेवी की जो इंडियन म्यूटनी थी वो आपको वेस्ट की किताबों में भी नजर नहीं आएंगी और जो है हमारी किताबों में भी नजर नहीं मुझे आएंगी। तो याद नहीं आ रही। मैंने वेस्ट की किताबें भी पढ़ी हुई हैं और यहाँ की भी किताबें पढ़ी हैं, मैंने कहीं देखा नहीं है जहाँ पे रॉयल नेवी इंडियन नेवी की उसके म्यूटनी के बारे में कुछ कहा हो। उन लोगों ने वेस्ट में तो अपनी ग्रेटनेस के बारे में ही हर बातें कही हैं। तो बात सही है कि हो सकता है मिस्टर जिन्ना पहले उनका एक आउटलुक हो, उसके बाद मिस्टर गांधी जब ओवरनाइट आके इतने पॉपुलर हो जाते हैं और उनको लगता है कि अरे कल का बंदा आया है साउथ अफ्रीका से और ये इतना पॉपुलर हो गया, तो उनको मन में कहीं आया कि ये बंदा जो है हिंदू है इसकी वजह से आगे हो गया। कहीं को लगा उनको दिल पे कि ये हिंदू है इसकी वजह से प्रमोट हो गया और मैं इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ और माइनॉरिटी में हूँ। तो मेरे ख्याल से ये जब ब्रेन में पॉइंट आ गया, फिर 10 साल उनको सोचने का मौका मिला। वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि हमें अपनी जगह चाहिए, हमें, क्योंकि तुम लोग तो हमारा हक ले जाओगे। तो वहाँ से मतलब हिस्ट्री चेंज होती है। और मिस्टर गांधी का जैसे कॉम्प्लिकेटेड है वो तो हमने देखा ही हुआ है। तो अल्टीमेटली अब ये बोल रहे हैं कि मिस्टर गांधी ने चलिए नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट की थी, मगर अगर म्यूट नहीं होती नेवी की तो कभी भी पॉसिबल नहीं था कि अंग्रेज वापस जाते। उनको अल्टीमेटली थ्रेट लगा कि अभी एक म्यूटनी हुई है, उसके थोड़े साल एक और म्यूटनी हो जाएगी तो कब तक करेंगे। मेरे ख्याल से इसी पॉइंट पे आ रहे होंगे कि ये फाइटिंग से आपको आज़ादी मिली है, सिर्फ नॉन वायलेंस से नहीं मिली। और पहले भी कई हमने किए हैं वीडियो जिसमें पता नहीं लॉर्ड माउंट बैटन थे या उनसे पहले थे कोई, जिनसे पूछा गया था कि क्यों इंडिपेंडेंस दी, तो बोला कि नॉन वायलेंस की वजह से। तो हंसते हुए कहते हैं नॉन वायलेंस की वजह से कौन देता है। मेरे को भी याद आ रहा है तब। तो उस वक्त था कि मिस्टर बोस की वजह से भी फर्क पड़ा था कि उनको डर था कि मिस्टर बोस जो है सुभाष चंद्र बोस, वो उनकी जो पावर इकट्ठी हो रही है और उससे यहाँ म्यूटनी, तो कुछ ऐसी बातें होंगी जब उनको लगा कि अब बस की बात नहीं है कंट्रोल में, इसलिए उन्होंने पार्टीशन करके चले गए। तो वो एक एंड ऑफ स्टोरी है जो हमारी हिस्ट्री बुक्स में आती नहीं है। उसका रीजन पॉसिबल है, ये काफी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पावर में है कांग्रेस, सो कांग्रेस हमेशा दिखाएगी अपनी ग्रेटनेस। अगर एक ही पार्टी पावर में आ रही तो पार्टी ये बोलेगी जी गांधी जी नंबर 1 थे, कांग्रेस ने सब कुछ किया है और किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो कांग्रेस पावर पे थी। अब चांस है कि बीजेपी हो सकता है आगे और इंफॉर्मेशन निकाले और हिस्ट्री बुक्स में चेंजेस करे और दिखाए कि एक्चुअली क्या हुआ था। बिल्कुल, वीडियो बहुत अच्छा है, सोचने को मजबूर करता है, इंटरेस्टिंग है और कई चीजें जो नहीं सुनी थी वो इससे पता चल भी रही हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।